आज मैं आपके लिए एक शानदार सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म की कहानी लेकर आया हूँ। तो चलो देखते हैं इस फिल्म में क्या होने वाला है। फिल्म की शुरुआत एक सीन से होती है जहाँ एक जंगली जनजाति एक छोटे लड़के को बलि के लिए वेदी पर लाती है और उसके चारों तरफ नाचती है। जनजाति का मुखिया अपने देवता को प्रणाम करता है और उसे एक तोहफा देता है। वो तोहफा है लिनशु नाम का एक मासूम लड़का। तभी लिनशु देखता है कि उसके सामने एक विशाल काली भेड़ खड़ी है और उसे समझ आ जाता है कि अब उसका अंत पास है। जैसे ही एक सांप उस पर हमला करने वाला होता है, वो अचानक नींद से जाग जाता है। असल में वो अपने चाचा के साथ एक लकड़ी के बेड़े पर सो गया था। दोनों मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। नींद खुलने के बाद लिनशु ने पास में एक सफेद सा हड्डियों जैसा दिखने वाला द्वीप देखा और अपने चाचा से पूछा कि ये क्या जगह है। अपांग ने कहा कि ये नरभक्षी द्वीप है। यहाँ का किनारा इंसानों की हड्डियों से भरा है और बहुत खतरनाक जगह है, इसलिए हमें इसके पास नहीं जाना चाहिए। जाल खींचते हुए लिनशु को अंदाजा ही नहीं हुआ कि पानी के नीचे कुछ बहुत बड़ा और डरावना घूम रहा है। अचानक वो पानी में गिर जाता है, जिससे उसका चाचा घबरा जाता है। कुछ देर बाद अपांग पानी से ऊपर आता है और कहता है कि वो ठीक है, बस जाल में फंस गया था। लेकिन जब वो नाव पर वापस चढ़ता है तो देखता है कि धारा उन्हें नरभक्षी द्वीप की तरफ खींच रही है। वो जल्दी से नाव मोड़ने की कोशिश करता है, मगर तभी उसे पता चलता है कि लिनशु गायब है। वो उसे पुकारता है और ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर एक विशाल किंग कोबरा पर पड़ती है। ये देखकर चाचा डर के मारे जितनी तेजी से हो सके तैरकर वहाँ से निकल जाता है। घर पहुंचकर वो अपने भाई को सारी बात बताता है। उधर अकेला लिनशु नरभक्षी द्वीप पर भटक रहा होता है। उसे पता भी नहीं कि आसपास छोटे छोटे जहरीले सांप रेंग रहे हैं। चलते चलते वो एक लकड़ी से टकराकर गिर जाता है और अपने सामने एक विशाल सांप की उतरी हुई खाल देखता है। तभी उसे कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। कुछ ही पल बाद एक जंगली पौधा अचानक उस पर हमला करता है और उसे खींचकर एक अंधेरी गुफा में ले जाता है। गुफा के अंदर लिनशु एक बड़े पेड़ की जड़ों में फंसा होता है। चारों ओर देखता है तो उसे इंसानों की हड्डियों के ढेर दिखाई देते हैं। डर और घबराहट में वो रोने लगता है और अपने माँ बाप को पुकारता है। तभी उसके हाथ पर कोई चिपचिपा चीज टपकती है। ऊपर नजर डालता है तो देखता है कि एक विशाल शाही फूल उसे निगलने वाला है। लिनशु को बचाने के लिए उसके पिता और अपांग नरभक्षी द्वीप पर जाने का फैसला करते हैं। उनके साथ मिस्टर जियाओ के लीड में एक खजाना खोजने वालों का ग्रुप भी शामिल होता है। उन्होंने सुना था कि इस द्वीप पर कई कीमती पौधे हैं और वो जल्दी अमीर बनने की उम्मीद में तैयार हो जाते हैं। गांव के बुजुर्ग इस सफर का विरोध करते हैं और चेतावनी देते हैं कि ये द्वीप शापित है, जहां जाने वाला कोई भी जिंदा नहीं लौटता। लेकिन लिनशु के पिता और उसका छोटा भाई नहीं डरते। उनके लिए सबसे जरूरी है उस बच्चे की जान बचाना। जियाओ भी इन पुरानी कहानियों पर यकीन नहीं करता। उसे लगता है ये सब सिर्फ पुराने मिथक हैं। देर दोपहर तक सब लोग आखिरकार नरभक्षी द्वीप पर पहुंच जाते हैं और लिनशु को ढूंढना शुरू करते हैं। जियाओ अपने साथियों को सख्त निगरानी रखने और साथ ही ऐसे कीमती पौधे ढूंढने का आदेश देता है जिनसे वो सब अमीर बन सकें। तभी ग्रुप के एक आदमी को एक सांप का अंडा मिलता है। वो उसे लेकर आता है, लेकिन जब किसी को उसमें दिलचस्पी नहीं होती तो वो थोड़ा निराश हो जाता है। उसी वक्त उसकी नजर एक चमकदार लाल फूल पर पड़ती है और उसे कहा जाता है कि उसे काट दो। जैसे ही वो आदमी अपना भाला चलाता है, अचानक एक काला सांप निकलता है और उसे पल भर में मार देता है। बाकी लोग उसकी चीख सुनते हैं और समझ जाते हैं कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी लिनशु की माँ को जमीन पर अपने बेटे के जूते मिलते हैं, जिससे पक्का हो जाता है कि लिनशु यहीं था। तभी अचानक राजा सांप सामने आ जाता है और पूरे ग्रुप पर हमला कर देता है। सब लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में एक जिंदा पेड़ उन पर हमला करता है और कई लोगों को जमीन के नीचे खींच ले जाता है। उस डरावनी जगह में उन्हें किसी बच्चे की मदद के लिए चीख सुनाई देती है। वो समझ जाते हैं कि वो लिनशु है और उसे बचाने के लिए सब उस आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
इस बीच जियाओ और उसके साथी एक जगह पर इंसानों के कंकालों के ढेर देखते हैं, जिनके बीच से दर्जनों सांप रेंग रहे होते हैं। वो सांप अचानक उन पर हमला कर देते हैं और सब जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लालच में आए खजाना खोजने वाले और लिन शू का परिवार अब बेतहाशा भाग रहे हैं। ऊपर चढ़ने से पहले लिन शू अचानक रुकता है, एक सांप का अंडा उठाता है और उसे अपनी जेब में रख लेता है। जैसे तैसे जब सब पानी की सतह तक पहुंचते हैं तो ये भगदड़ एक दर्दनाक हादसे में बदल जाती है। लिन शू की माँ और फिर जियाओ दोनों को सांप काट लेता है और वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। गांव लौटने के बाद सब लोग डॉक्टर के पास मदद के लिए जाते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पाता। डॉक्टर गुस्से में कहता है कि उसने पहले ही उन्हें चेतावनी दी थी, पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तभी खबर आती है कि सैकड़ों गुस्साए सांप गांव में घुस आए हैं। गांव वाले हथियार उठाकर उनसे लड़ने के लिए निकल पड़ते हैं और लिन शू को घर पर उसकी आखिरी सांसें लेती माँ के पास छोड़ दिया जाता है। मरने से ठीक पहले माँ अपने बेटे का हाथ पकड़ती है, उसे कहती है कि हमेशा प्रकृति से प्यार करना, और उसे एक पेंडेंट देकर अपनी आखिरी सांस लेती है। कुछ ही देर बाद लिन शू की जेब में रखा वो सांप का अंडा फूटता है और उसमें से चांदी के धब्बों वाला एक सुनहरा सांप निकलता है। लिन शू उस छोटे सांप का नाम जियाओ रखता है, लेकिन अपने पिता के गुस्से के डर से ये बात उनसे छुपा लेता है। एक दिन लिन शू के पिता ने उसे किसी से बात करते देखा और तभी उनकी नजर उस सांप पर पड़ी। गुस्से में आकर वो बेटे पर चिल्लाने लगे और बोले कि इसे तुरंत फेंक दो। अपने छोटे दोस्त को बचाने की हिम्मत न जुटा पाने पर लिन शू ने जियाओ को गले लगाया और रोते हुए नदी किनारे भागा ताकि उसे आजाद कर सके। जैसे ही उसने जियाओ को छोड़ा, दूसरे सांप वहां आ गए, उस सुनहरे सांप को अपने साथ ले गए और जंगल की ओर गायब हो गए। उसके बाद गांव में कुछ समय के लिए शांति लौट आई। 10 साल बीत गए। अब लिन शू एक जीव विज्ञानी बन चुका था और एक प्राइवेट क्लिनिक में पौधों की जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहा था। उसे आज भी नरभक्षी द्वीप की गुफा में देखे गए वो अजीब निशान याद थे और वो अक्सर सोचता था कि एक दिन जरूर वापस जाकर वहाँ की सच्चाई पता लगाएगा। एक दिन उसके चाचा का फोन आया। उन्होंने बताया कि गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई है और लगता है कि उसका कारण सांप है। कुछ ही समय बाद लिन शू एक मीटिंग में शामिल हुआ, जहां डॉक्टर लाई ने सबको बताया कि उन्होंने एक बेहद दुर्लभ सोने चांदी का फूल खोजा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो अमरता देता है। लेकिन इस पर और रिसर्च करने के लिए उन्हें फिर से नरभक्षी द्वीप पर जाना होगा ताकि और नमूने इकट्ठा किए जा सकें। जब फे वाई, जो क्लिनिक का मालिक था, ये जानता है कि लिन शू वही है जिसने पहले उस द्वीप को देखा था, तो वो उसे टीम लीडर बना देता है और अपनी खूबसूरत बेटी लिली से उसका परिचय करवाता है। कुछ दिनों बाद लिन शू और उसकी वैज्ञानिकों की टीम उस पुराने गांव में पहुंचते हैं। वहां का माहौल बेहद डरावना होता है। हर जगह सांपों की उतरी हुई खालें पड़ी होती हैं और बीमारी से पीड़ित लोग दर्द और खुजली से तड़प रहे होते हैं। लंबे समय बाद लिन शू अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ उसकी अचानक अपने पिता से मुलाकात हो जाती है। दोनों ने सालों से एक दूसरे से ठीक से बात नहीं की थी। अगली सुबह वैज्ञानिकों की टीम अपने हथियारबंद गार्ड्स के साथ निकलते हैं। लिन शू के पिता और चाचा भी उनके साथ नरभक्षी द्वीप की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सब द्वीप पर पहुंचते हैं, वे उस सोने चांदी के फूल की तलाश में लग जाते हैं, जिसकी कीमत लाखों बताई जा रही थी। खोजते खोजते फे वाई के एक आदमी ने एक फूल काटा, लेकिन वो असल में एक जिंदा पौधा निकला। तुरंत ही वो पौधा हमला कर देता है और कई गार्ड्स को मार डालता है। पास में एक गुफा देखकर लिन शू ने सबको वहां छिपने का सुझाव दिया। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें गुफा के दरवाजे पर एक और वैसा ही फूल दिखा। फे वाई ने उसे तोड़ दिया और उसी पल आसपास के सारे पौधे मुरझा गए। ये देखकर डॉक्टर लाई को समझ आया कि ये द्वीप एक जीवित पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ की हर चीज उन्हीं छोटे छोटे फूलों से जुड़ी है। एक पुरानी कहानी के मुताबिक इस द्वीप पर एक शाही फूल भी है, वही फूल जो पूरे द्वीप के जीवन को नियंत्रित करता है।
कुछ देर बाद खतरनाक पौधे फिर से हमला करते हैं और सबको भागना पड़ता है। लिनशु सबको बचाने के लिए पीछे रह जाता है और लगभग मरने की कगार पर पहुंच जाता है, लेकिन लिली समय रहते उसे बचा लेती है। भागते भागते दोनों रास्ता भटक जाते हैं और एक रहस्यमयी जगह पहुंचते हैं जहां बलि चढ़ाने की पुरानी वेदी बनी होती है। उसी वक्त बाकी बचे लोग गुफा के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं और वहां उनका सामना होता है एक विशालकाय काले सांप से। घबराए हुए लोगों की गोलियों से सांपों का राजा गुस्से में पागल हो गया और उसने जोरदार हमला कर दिया। किसी तरह सब लोग अंधेरी गुफा में बने एक संकरे रास्ते से भाग निकले। उसी दौरान लिनशु और लिली को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक उनके सामने एक विशाल सुनहरा और चांदी जैसा चमकता सांप आ गया। लिली डर के मारे पीछे हट गई और लिनशु को लगा अब उसका अंत आ गया, लेकिन वो सांप हमला नहीं करता बल्कि धीरे से आगे बढ़कर लिनशु के माथे को छूता है। उसी पल लिनशु समझ जाता है कि ये उसका बचपन वाला दोस्त जियाओ है। लिनशु भावुक होकर जियाओ को सहलाता है और लिली को भी उसे छूने देता है। वो लिली से कहता है कि सांप उतने डरावने नहीं होते जितना लोग सोचते हैं, बस उनके साथ प्यार और समझदारी से पेश आना चाहिए। तभी बाहर से गोलियों की आवाज आती है और जियाओ तुरंत वहां से भाग जाता है। लिनशु और लिली आवाज की दिशा में जाने की सोचते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें गुफा की दीवारों पर बने पुराने चित्र दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो रुक जाते हैं। उन चित्रों को ध्यान से देखने पर उन्हें समझ आता है कि ये द्वीप असल में एक उल्का पिंड के टकराने से बना था और यहाँ एक ऐसा परजीवी पौधा उगा रहा था जिसमें जीवन को दोबारा जन्म देने की शक्ति थी। वही पौधा इस द्वीप की सारी ऊर्जा का स्रोत था। वो जानवरों से संवाद कर सकता था और उन्हें खास शक्तियाँ दे सकता था। उधर दूसरी तरफ जो लोग किसी तरह बच निकले थे वे एक बड़े कक्ष में पहुंच गए जहां पौधों का राजा रहता था। वो एक विशाल जंगली फूल था जिसने अचानक हमला कर दिया और कई वैज्ञानिकों को अपनी बेलों में फंसा लिया। उसी वक्त सांपों का राजा भी वहां आ गया और हमला करने ही वाला था। हालत देखकर जियाओ को समझ आ गया कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। उसने ठंडे दिमाग से अपने एक आदमी को पकड़कर सांप की तरफ धकेल दिया ताकि बाकी लोग भाग सकें। बाद में जब लिली ने फेवाई को उस सुनहरे सांप के बारे में बताया तो फेवाई ने तुरंत समझ लिया कि वो कोई साधारण जीव नहीं बल्कि एक कीमती सहजीवी प्राणी है। उसने उसे जिंदा पकड़ने पर बड़ा इनाम देने का ऐलान कर दिया। ये सुनकर लिनशु और लिली को बहुत पछतावा हुआ क्योंकि थोड़ी ही देर बाद उसी समूह ने जियाओ को पकड़ लिया जब वो घायल किंग कोबरा का इलाज कर रहा था जिसे कुछ देर पहले गोली लगी थी। एक सुनहरा स्केल गिरा और तभी लिनशु को समझ आया कि जियाओ कोई साधारण सांप नहीं बल्कि एक सांप और पौधे का मेल है जिसमें जादुई इलाज करने की ताकत है। फेवाई ने अपने आदमियों को उस सुनहरे सांप को पकड़ने का हुक्म दिया। बेटी के मना करने पर भी उसने गुस्से में लिली को थप्पड़ मार दिया। फिर सबने मिलकर हमला किया, लेकिन जियाओ किसी तरह बच निकला। तभी सांपों के राजा ने हमला बोल दिया और चारों तरफ तबाही मच गई। इस अफरा तफरी में एक सांप ने लिनशु की गर्दन पर काट लिया। उसके पिता और चाचा ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन लिनशु लगभग बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। तभी जियाओ रेंगता हुआ वहां पहुंचा और एक हल्के से स्पर्श में अपने पुराने दोस्त की जान बचा ली, लेकिन जियाओ ने बंदूक के बट से जियाओ के सिर पर जोरदार वार किया जिससे वो बेहोश हो गया। उसी वक्त फेवाई आया और डींगे मारने लगा कि उसने ही जियाओ को पकड़ लिया है और ये सब लिनशु की प्लानिंग थी। लेकिन जब सब बाहर निकलने लगे तो रास्ता खुद सांपों के राजा ने रोक लिया। अब उन्होंने जियाओ को चारा बनाकर उस राजा को बाहर निकालने और मारने का फैसला किया, पर ये चाल बुरी तरह फेल हो गई। काला सांप इतना ताकतवर था कि उसने एक झटके में ही सारे हथियारबंद सिपाहियों को खत्म कर दिया, यहाँ तक कि फेवाई भी जख्मी हो गया। लिली ने अपनी माँ को बचाने के लिए क्रॉसबो से वार किया, मगर सांपों का राजा सीधा उसकी तरफ झपटा। तभी लिंजू दौड़कर आई और वक्त रहते लिली को खींचकर बचा लिया।
गुस्से में सांपों का राजा पौधों के राजा पर टूट पड़ा। दोनों जड़ों में उलझकर एक दूसरे को नष्ट करने लगे। इसी बीच लिन जू और लिली ने मौका देकर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की। बाहर आते ही उन्हें 2 चांदी सोने जैसे फूल मिले। लिन जू को एहसास हुआ कि इन फूलों से गांव वालों की जान बचाई जा सकती है, इसलिए उसने एक फूल अपनी जेब में रख लिया। धीरे धीरे बाकी लोग भी बाहर निकल आए, बस उसके पिता और चाचा अंदर ही फंसे रह गए। अब जियाओ ने कहा कि श्याओआ को मार देते हैं और सिर्फ उसका खून रख लेते हैं। जैसे ही उसने चाकू निकाला, लिन जू अपने सांप दोस्त को बचाने के लिए आगे बढ़ गया। वो हार गया और ये देखकर श्याओआ ने गुस्से में पलटवार कर दिया। लिन जू नहीं चाहता था कि किसी और को नुकसान पहुंचे, इसलिए उसने जियाओआ को ठीक होने के लिए वो फूल दे दिया। लेकिन जैसे ही जियाओआ फिर से ताकतवर हुआ, जियाओ ने फिर धोखा दे दिया और लिन जू उसके पिता और उसके चाचा पर हमला कर दिया। सुनहरा सांप गुस्से में जियाओ पर टूट पड़ा और उसे डस लिया, लेकिन वो निर्दयी आदमी इतना पागल था कि उसने भी सांप को काट लिया। ये देखकर लिन जू को अचानक दीवारों पर बने चित्रों का असली मतलब समझ आ गया। बहुत पुराने समय में आदिवासी लोग अमर बनने की चाह में सांप का खून पीते थे, लेकिन उसका नतीजा सिर्फ बीमारी और तबाही था। फिर लड़ाई दोबारा शुरू हुई और इस बार लिन शू फिर जमीन पर गिर पड़ा। उसके पिता ने बेटे को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उन्होंने अपने शरीर से एक घातक वार रोक लिया और फिर लिन शू की बाहों में गिर पड़े। कुछ ही देर में उनके शरीर पर भयानक घाव उभर आए। तभी लिन शू को समझ आया कि उन फूलों को खाना प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। वो फूल सांपों के लिए बने थे, इंसानों के लिए नहीं। प्रकृति कभी किसी को अपने नियम तोड़ने की इजाजत नहीं देती और किसी को भी हमेशा के लिए जीने की अनुमति नहीं होती। धीरे धीरे सब राज साफ हो गया। अमृता के लालच में जो बीमारी फैली थी, उसी ने उस पुरानी जनजाति को खत्म कर दिया था। जियाओ ने अब लिन शू और उसके साथियों पर हमला किया। वो बेहद ताकतवर साबित हुआ, यहाँ तक कि उसने डॉक्टर लाई को भी मार डाला। चारों तरफ भगदड़ मच गई, सब अपनी जान बचाने की कोशिश में थे। लिली पीछे मुड़ी, वो लिन शू को छोड़कर भाग नहीं सकती थी। उसने अपने क्रॉसबो से निशाना साधा, लेकिन तीर चूक गया। तभी जियाओ ने लिन शू पर गोली चलाई और ठीक उसी पल अंधेरे से निकलकर सांपों का राजा उस पर टूट पड़ा। वो विशाल काला सांप पागल आदमी को पूरा निगल गया और जमीन के नीचे गायब हो गया। कुछ ही सेकंड बाद पूरा द्वीप हिलने लगा और गिरने लगा। सब घबराकर समुद्र तट की तरफ भागे। रास्ते में पेड़ गिर रहे थे, पत्थर टूट रहे थे। तभी जियाओआ वक्त पर आकर रास्ता साफ करने लगा। किनारे पर पहुंचते ही लिन जू ने देखा कि सुनहरा सांप मर रहा था। उसने अपने दोस्त को बचाने के लिए दूसरा जादुई फूल इस्तेमाल करने का फैसला किया। तभी फे वाई ने हाथ जोड़कर उससे फूल मांगा, ये कहते हुए कि अगर उसने फूल नहीं दिया तो उसका क्लिनिक बंद हो जाएगा। लेकिन लिन शू के लिए दोस्ती किसी भी पैसे से ज्यादा कीमती थी। उसने फूल जियाओआ को दे दिया और उसकी जान बचा ली। कुछ समय बाद लिन शू वापस अपने शहर लौटा और एक नई दवा बनाई, जिससे गांव के लोग उस भयानक महामारी से ठीक हो गए और इस तरह उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा पूरी की।